नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये तो अब आपको पता ही है, सब जानते हैं कि इस बार चुनाव जब खत्म हुआ उसके बाद अचानक लिंचिंग और इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी आ गई। अचानक से अलग अलग जगहों से खबरें आने लगी। मध्य प्रदेश से खबर आई कि बीफ होने के शक में कई लोगों का घर तोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ से विवाद की खबर आई, उड़ीसा से विवाद की खबर आई और उत्तर प्रदेश से तो एक के बाद एक कई खबरें आई। ऐसी ये खबर आई थी शामली से। शामली के जलालाबाद का ये मामला है। वहां फिरोज नाम का एक व्यक्ति था जिसके साथ मारपीट की घटना हुई थी और फिर उसकी डेथ हो गई थी। उसके परिवार वालों ने थाने में यह तहरीर की थी कि मॉब लिंचिंग हुई थी। थाने में जो परिवार ने अपनी तरफ से तहरीर की थी उसमें दिया हुआ था कि मॉब लिंचिंग हुई थी। अब उसके बाद एक बात यह है कि फिरोज की डेथ हो चुकी है, तो फिरोज खुद बताने के लिए है नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जब परिवार ने यह तहरीर दी तो उस परिवार की तहरीर को आधार बनाकर, उस परिवार की तहरीर को जो उसने थाने में दर्ज की थी, जो थाने ने स्वीकार किया था, कई पत्रकारों ने सामने आकर अपनी बात रखी। कई पत्रकारों ने वो तहरीर शेयर की। अब हमें खबर यह मिल रही है कि ऐसे कई पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो गई है कि उन्होंने धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की। उसमें जाकिर अली त्यागी हैं, वसीम अकरम त्यागी हैं और 2-3 और लोग हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के 196 और 353 धारा के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। ये दोनों धाराएं जो हैं गलत न्यूज देने, दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने, इन सब से जुड़ी हुई है। और ये जो है एफआईआर हो चुकी है। स्क्रॉल पे रिपोर्ट ये आई है कि उन्होंने एसपी से बात की और अब पुलिस का यह कहना है कि मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। वो किसी के घर में घुसा हुआ था, लोगों को लगा कि हमारे घर में घुसा है, मारपीट हुई। और कहा यह जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि उसकी जो मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु अपने घर पे हुई है, किसी और जगह पे नहीं हुई है। तो पुलिस का यह मानना है कि यह मॉब लिंचिंग नहीं है। यह तो सारा का सारा टेक्निकल मामला है जो मैं आपके सामने लेकर अभी आया हूं। टेक्निकली मैं आपको फिर से बता दूं कि फिरोज नाम के एक व्यक्ति की डेथ होती है, मार पिटाई का मामला होता है। फैमिली यह तहरीर करती है कि उसकी पिटाई जो हुई वो मॉब लिंचिंग थी, लेकिन पुलिस का यह मानना है, उसकी अपनी तहकीकात यह कहती है कि यह मॉब लिंचिंग नहीं थी। उसके साथ पिटाई तो हुई लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं थी, क्योंकि उसकी जो डेथ हुई है वो अपने घर पर जाकर हुई है। अब क्या है, पुलिस का यह दावा है, परिवार का दावा है, क्या है, कैसे है, यह सारा कुछ तो मामला कोर्ट में जाएगा, जांच होगी तो सामने आएगा, नहीं आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवार ने जो तहरीर दी थी उस तहरीर को पोस्ट करने के लिए ट्विटर पर बाकायदा एफआईआर्स हुए हैं वसीम अकरम त्यागी और जाकिर अली त्यागी के साथ। इनमें से एक जाकिर अली त्यागी से हमने बात की, वो बात सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बाकी बातें करता हूं। जाकिर साहब, स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये जो घटना हुई है और इसके बाद जिस तरह से आप लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, आती तो हंसी है लेकिन दरअसल ये चिंता करने की बात है कि किस तरह से जो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर, जिसने लिखा, जिसने उस पर बात की, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है और जिन्होंने किया वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका पक्ष मैं इस पर जानना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए सर, एक शेर है कि अ, दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो सर ये यहाँ पर भी ये शेर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्योंकि उसमें ये हुआ कि जो फिरोज नाम का जो लड़का था उसकी मौत हो गई और पुलिस ने अब उसमें कह दिया है कि उसकी मौत तो उनके घर में नहीं हुई, जो आरोपी थे उसकी मौत बल्कि अपने घर पे हुई है। तो यानी साफ साफ कहना है कि उसके कत्ल का जो है कोई कातिल नहीं है। जिन्होंने जो है परिवार के बयान के आधार पर और यहाँ तक कि खुद पुलिस के एएसपी ने कहा, संतोष कुमार ने, कि पिटाई से जो है मृत्यु हुई है। 3 दिन पहले ये खुद पुलिस अधिकारी ने कहा था। अब बाद में जब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पता नहीं वो कैसी रिपोर्ट थी, अब उसको आधार बनाते हुए इन्होंने हम 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें 2 जर्नलिस्ट हैं और 3 एक आम यूजर सोशल मीडिया के हैं। बहुत दुखद है ये, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, हम लोग भी मीडिया से हैं और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर जो है कहा जाता है। हमें लगता है कि जब हमें कोई देश का नागरिक कहता है कि आप तो लोकतंत्र के चौथे पिलर का हिस्सा है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ खास फैसिलिटी जो है इस देश में मिलती होगी, हमें राहत है, हमें कहीं जाएंगे तो सम्मान मिलेगा, हम कहीं जाएंगे तो इज्जत मिलेगी, हम कहीं जाएंगे तो हमारे लिए व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि
ये सब कुछ इसके विपरीत होता हुआ दिखाई देता है कि हमें सम्मान की जगह जो है एक एफआईआर मिलती है। और ये मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे पत्रकार हैं, आप भी कभी पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ बोलने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके भी घर पर एफआईआर आ जाएगी और आपके खिलाफ पहले भी आई हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक पत्रकारों के साथ में जो हो रहा है, ये बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए सर। मेरा ये एक सवाल आपसे था कि शामली में जो ये घटना हुई है और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद यूपी में कई घटनाएं हो चुकी हैं, देश भर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ये पुलिस का जो रवैया है वो कभी भी इनको कंट्रोल करने का क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी न्याय संहिता आई, न्याय संहिता में ये कहा जा रहा है कि लिंचिंग को लेके जो कानून है उसमें आजीवन कारावास तक की बात है। लेकिन यहां जब कोई घटना आ रही है तो उस घटना का ऐसा लग रहा है चेहरा ही बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो मॉब लिंचिंग है ही नहीं। सर, कल इसमें हमारे एक स्क्रॉल के एक जर्नलिस्ट ने एसपी से बात करने की कोशिश की थी, तो एसपी भी उस पर इसी वर्ड पर जो है ऐतराज जता रहे थे कि मॉब लिंचिंग, यानी उनका सीधा जो मकसद है, जो कहना था, जो मानना था कि इस घटना को मॉब लिंचिंग ना करार दिया जाए। जबकि विक्टिम फैमिली ने तहरीर में मॉब लिंचिंग लफ्ज का इस्तेमाल किया है और उसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और उसमें मॉब लिंचिंग वर्ड है। पुलिस को अगर ऐतराज था मॉब लिंचिंग पे, अगर पुलिस को लगता था कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, तो जब तहरीर आई थी तो उसी वक्त उसमें करेक्शन कराया जा सकता था। लेकिन जो फैमिली ने जो कंप्लेन दी जिसमें उन्होंने लिखा कि मॉब लिंचिंग की गई है, और उसी तहरीर को पुलिस ने एफआईआर में पिरोकर जो है एफआईआर बनाई है। और आज अगर हमने भी उसी दिन कहा था 3 दिन पहले कि मॉब लिंचिंग में फिरोज नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और ये हम जो कह रहे थे सर, ये हम कंप्लेन के आधार पर कह रहे थे सर। हमने कंप्लेन का फोटो भी हमने जो है ट्वीट किया था अपने उस ट्वीट में जिसमें हमने मॉब लिंचिंग लिखा था, और ये मॉब लिंचिंग वर्ड हमने जो लिया था ये तहरीर से ही लिया था, और उसी के आधार पर हमने मॉब लिंचिंग क्यों कहा, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया जाकिर साहब। मुझे लगता है कि कानून जब ये मामला जाएगा तो जो कानून के जानकार हैं, जो जज साहिबान हैं, वो सही निर्णय लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने कोई अपराध किया है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है उसको रिपोर्ट करना, उसको जनता के बीच में ले जाना आपका और हमारा काम है। अगर ये काम करने से हमें रोका जाएगा तो डेमोक्रेसी काम कैसे करेगी? डेमोक्रेसी में ये जो बोलने की आज़ादी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई गुंथी हुई चीज है। वो अपने आप में जब आप कहते हो कि डेमोक्रेसी है तो उसमें ये एहसास पिन्हा है कि हर आदमी को बोलने का वहां पर पूरी पूरी बोलने की आज़ादी है। उसमें रोकने की कोशिश करना, इस तरह के एफआईआर करना, ये बेहद दुखद है। टीसीएच की तरफ से और अपने निजी तरफ से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग आपके साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि न केवल आपको बल्कि फिरोज को भी इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, शुक्रिया। तो आपने ये बातचीत सुनी, जाना कि क्या क्या वहां पर हुआ है, किस तरह से एक अंग्रेजी में कहावत है जिसको मैंने बातचीत में भी कोट किया था, शूटिंग द मैसेंजर, यानी जो खबर देने आए उसको ही गोली मार दो। ये इंग्लिश कहावत है और इसका मानी ये होता है कि खबर देने वाले को, सच्चाई बताने वाले को, खबर फैलाने वाले को ही शिकार कर दो। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं से बू आती है, जिन घटनाओं को देखकर लगता है कि ये शुद्ध रूप से सांप्रदायिक कारणों से हुई हैं। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुई हैं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, अभी भी हुई हैं। अभी चुनाव के बाद अचानक उनके नंबर्स बढ़ गए तो उन पर चर्चा शुरू हुई। आपको मेवात के सारे लिंचिंग की घटनाएं याद हैं, मेवात में कितनी सारी लिंचिंग हुई है। इसके जो केसेस दर्ज हुए वो भी, उसमें भी मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया गया। सारी मीडिया ने इसके लिए मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया और ये मॉब लिंचिंग्स थी। जो मॉब लिंचिंग का डिफिनीशन है, कानूनी डिफिनीशन मैं नहीं जानता, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन शब्दकोश का जो डिफिनीशन है वो ये है कि जब भीड़ घेर के एक आदमी को मारे, भीड़ घेर के एक आदमी का शिकार करे, तो इसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब बहुत क्लियर सी, अगर शामली वाले इस घटना को देखें तो बहुत क्लियर सी बात है कि उस आदमी के साथ मार पिटाई हुई है, ये तो पुलिस भी स्वीकार कर रही है। वो आदमी अकेला था, उसकी मार पिटाई हुई है, ये तो पुलिस भी स्वीकार कर रही है। अब टेक्निकल मामला सिर्फ इतना है कि यह कहा जा रहा है कि वो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह कहा जा रहा है कि उसकी डेथ जो हुई है वो उसके अपने घर आके हुई है। होना तो यह चाहिए था कि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती जिन्होंने मार पिटाई की है।
मॉब लिंचिंग है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए उन लोगों को गिरफ्तार करती, उनकी पूछताछ करती, उनके आसपास जो कुछ हुआ उस दिन रात को हुआ उसके लिए सबूत हासिल करती और हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर रखती कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ है और ये नहीं हुआ है, और हमारे सामने क्या कोर्ट में रखती, कोर्ट फिर फैसला लेता कि ये मॉब लिंचिंग है कि नहीं है। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है जो 1 जुलाई से एक्टिव है, उसके तहत मॉब लिंचिंग एक बड़ा अपराध माना गया है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो जाहिर तौर पे अगर पुलिस की जांच होती और पुलिस की जांच में निकल के आता मॉब लिंचिंग है तो उसके तहत कार्रवाई होती, अगर आता कि गैर इरादतन हत्या का मामला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। अभी पुलिस जो कह रही है वो गैर इरादतन हत्या का मामला कह रही है। चलिए हम मान लेते हैं कि पुलिस सही कह रही है, लेकिन इन पत्रकारों ने, इन लोगों ने जो पोस्ट लिखी है वो तो परिवार के तहरीर के आधार पर लिखी है। सबने जो परिवार की तहरीर थी वही लगाई थी, वही ट्विटर पे पोस्ट की थी, उसकी कॉपीज पोस्ट की थी। तो इसमें ऐसा क्या अपराध है? आप परिवार की तहरीर को थाने में तो एक्सेप्ट किया आपने, थाने में वो तहरीर ली आपने, वही तहरीर अगर पत्रकारों ने लगा दी तो इसमें क्या गलत है? आपने मान लीजिए जांच की और जांच में पाया कि यह मॉब लिंचिंग नहीं है, तो उस समय यह सच्चाई थी कि परिवार यह कह रहा था, आज की सच्चाई है कि पुलिस यह कह रही है। अब इसमें एफआईआर करने, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करने या इस तरह की कार्रवाई का कम से कम मेरे समझ में तो कोई मतलब नहीं आता है। इस देश में यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मुसलमानों के साथ खास तौर पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस देश में यह छुपी हुई बात नहीं है। मेवात में मैं खुद गया हूं, नूह गया था, वहां मिला था लोगों से, उसके अलावा भी कई जगहों पे गया हूं, वहां पर मिला हूं और मैं जानता हूं कि कैसे कभी गाय के नाम पर, कभी किसी नाम पर इस तरह की घटनाएं हुई। अभी हाल की घटना है कि हिंदू समाज के कुछ लोग, बिश्नोई समाज के कुछ लोग नींबू का ट्रक लेके जा रहे थे, उनके ट्रक में नींबू था, उनको रोका गया, उनके साथ मार पिटाई की गई इस शक के बिना पे कि उसके अंदर गाय है। बाद में पता चला कि नींबू था और वो लोग हिंदू समुदाय के, बिश्नोई समुदाय के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे। इस तरह की तमाम सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें गोरक्षा के नाम पर, जिसमें बीफ के नाम पर इस तरह की चीजें हुई हैं, जहां लोगों की मार पिटाई हुई है। उसमें कई घटनाओं पर लोगों की जान गई है। अगर इस चीज पर कोई चिंता व्यक्त करता है और परिवार की तहरीर के आधार पर यह बात करता है तो क्या वाकई यह अपराध है? यह सोचने वाली बात है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से सिर्फ यह अनुरोध करूंगा कि आप जांच कर रहे हैं, आपकी जांच में जो चीजें सामने आई हैं आप सामने लेकर आए हैं, ठीक बात है, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में चलेगा, आप अपनी दलील रखेंगे, परिवार वाले अपनी दलील रखेंगे, जो फैसला होगा होगा। हो सकता है आप ही सही हो सकता है कि यह सामान्य मारपीट का मामला हो, लेकिन मारपीट के बाद उसकी डेथ हुई है, यह तो एक सच्चाई है। ऐसे में अगर परिवार मानता है मॉब लिंचिंग है और कोई पत्रकार उसको सपोर्ट करता है तो मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर करना कोई बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में हम हैं और लोकतंत्र में पत्रकारों की, लोगों की, जनता की जो एक सामान्य सी बात है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसकी रक्षा करना भी आपका उतना ही कर्तव्य है। मैं वहां गया नहीं हूं, मैंने घटना देखी नहीं है, मैंने तहरीर देखी है, स्क्रॉल जैसी जगहों पर पुलिस की जो रिपोर्ट आई है वो मैंने देखी है और वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, उसकी टेक्निकलिटीज में मैं बहुत पढ़ने नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उतनी जानकारी है नहीं। मुझे वही जानकारी है जो प्रेस में आई है, वही जानकारी है जो एसपी के बयान के रूप में आई है, वही जानकारी है जो परिवार की तहरीर थी। जितना कुछ पब्लिक है मैं उतना ही जानता हूं, उसके अंदर की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए यहां बैठकर मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन निश्चित तौर पर पत्रकारों के खिलाफ इस तरह का एफआईआर जो है वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है और यही बात मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं। साथ में मेरा ये मानना है कि असल जोर जो होना चाहिए वो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने का होना चाहिए। ये चीज कि कहीं कोई किसी की मार पिटाई शुरू कर दे, इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, ये बताती है कि कहीं ना कहीं न केवल कानून व्यवस्था में बल्कि अपनी सामाजिक व्यवस्था में भी एक बड़ी खोट आ गई है। लोग अपराध के फैसले के लिए तुरंत वहीं फैसला करना चाहते हैं, पुलिस का, कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहते हैं और यह अपने आप में एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो समाज को असुरक्षित बनाती है। कोशिश तो पॉलिटिक्स की भी और पुलिस की भी यह होनी चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। यह नहीं होनी चाहिए कि इनको रिपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।